डेफिनेशन क्लॉज पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता होता है कि जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो किस सेंस में यूज़ किए जा रहे हैं। और डेफिनेशन क्लॉज आपके पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जुडिशरी की अगर हम बात देखें तो आपका लॉ भले चेंज हुआ, बट मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर पैटर्न में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस ऑब्वियसली आएंगे, बट डेफिनेशन क्लॉज तब भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लॉज की जो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्योंकि बिना डेफिनेशन जाने आप यूज़ कैसे करना है उन शब्दों को इस कानून में, ये नहीं समझ पाएंगे। तो आज इसीलिए जो स्पेशल जो आज क्लास है वो है डेफिनेशन क्लॉज की। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज आपका लेंदी है, ठीक है, तो टाइम से शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पहली डेफिनेशन हमारी क्या है। ओके, तो इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी एक्ट। अच्छा, आपने पुराने आईपीसी में भी एक्ट पढ़ा था, राइट। अब ये एक्ट क्या भला है, क्या चीज़ है ये एक्ट? तो एक्ट को जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा? ऑफेंस को जानना पड़ेगा। क्यों, बताती हूँ। चलिए, तो हम सबसे पहले एक्ट की डेफिनेशन को देखने के लिए क्या देखते हैं, ऑफेंस क्या कहता है हमारा। ओके, ऑफेंस, ठीक है। सो ऑफेंस आपका 24 में डिफाइन है, 24 जो है आपका 2 का 24 वो ऑफेंस की बात करता है। अब ऑफेंस क्या कहता है कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए एंड बी, वो चैप्टर्स और सेक्शन जो कि मेंशन्ड है किसमें, सब क्लॉज ए और बी में, the word offense means a thing made punishable by संहिता। चलिए, अब हमें यहाँ से किस चीज़ पे फोकस करना है वो समझिए आप। The word offense means a thing made punishable by this संहिता, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है वो थिंग जो कि ये संहिता पनिशिएबल बनाती है। वो चीज़ें, वो थिंग, वो चीज़ क्या है जिसे ये संहिता पनिशिएबल बनाती है। अब इसने तो सिंपली लिख दिया, ठीक है। इंटरप्रेट करना किसका काम होता है? इंटरप्रेटर का। कानून बनाने वाले लिख देते हैं कानून को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि ये थिंग, अब थिंग क्या है बताया गया, थिंग में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थिंग क्या चीज़ है जो इस संहिता में पनिशिएबल होती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो थिंग होती है, आपने पहले भी आईपीसी में भी पढ़ा है ये कंसेप्ट, ठीक है, कि वो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका एक्ट, दूसरा होता है ओमिशन, ठीक है। एक्ट, दूसरा होता है ओहो, चल क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड। पहला होता है आपका एक्ट, दूसरा होता है आपका ओमिशन, ठीक है। ओमिशन, ठीक है। क्लियर नहीं लिख रहा, मैं बता रही एक्ट और ओमिशन। अच्छा, अब कोई भी चीज़, कोई भी ऑफेंस जब आप कमिट करते हो तो या तो आप कोई एक्ट करके करोगे या ओमिशन करके करोगे। अब एक्ट क्या है, ओमिशन क्या है, इसे समझो। तो समझना एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि एक्ट क्या है, सबसे पहले कि ए है, ए को बी का मर्डर करना है, ठीक है। अब ए को बी का मर्डर करने के लिए बी ने गन खरीदिया, जो भी खरीदा, गन ऐसे तानी और बी को मार दिया, ठीक है, वहीं पे ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो इसने एक्ट किया, कैसे कि कुछ किया है ना, ओवर्ट एक्ट आया सामने जिसका रिजल्ट हो गया डेथ, ठीक है। कंडक्ट कि उसे मारना था, उसने गोली निकाली, बंदूक ताना मार दिया, वो खत्म, बात खत्म, एक्ट किया ये कि कुछ किया उसके लिए, राइट। बट ओमिशन क्या होता है? ओमिशन क्या होता है कि वो काम, जब आप कोई इलीगल काम करते हो, ठीक है, कोई चीज़ ओमिट करके जो आपको करनी चाहिए थी बट आपने उसे नहीं की, कोई जो ज़रूरी होता है, अगर किसी को ज़िंदा रखने के लिए कोई चीज़ ज़रूरी हो और अगर आप उसको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कराते हो और वो मर जाता है, तो ये ओमिशन में आता है। जैसे एक बहुत फेमस केस था, ठीक है,
इसमें यही होता है कि एक हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ होती है, वो चाहता है कि उसकी वाइफ मर जाए, उसके लिए वो क्या करता है, वो उसको खाना नहीं देता है, बहुत दिनों तक उसे एक कमरे में बंद रखता है और बहुत दिनों तक उसे खाना नहीं देता है, ठीक है। एज अ हस्बैंड उसकी क्या ड्यूटी थी, उसको खाना देना, खाना प्रोवाइड करना, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है ना हमारे मैं आपके टेस्ट बड की बात नहीं कर रही हूँ, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ ना, इसलिए मुझे खाने के नाम सुन के स्माइल आ जाती है, तो आपके भी चेहरे पे आ गई होगी, इसीलिए कह रही कि जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ अपने टेस्ट बड के लिए नहीं खाते, हम इसलिए भी खाते हैं क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे ना बहुत दिनों तक तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, राइट। तो उसने क्या किया, उसने खाना नहीं दिया अपनी बीवी को बहुत दिनों तक, जिसके कारण उसकी बीवी की स्टार्व कर गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, है ना, भूख से उसकी डेथ हो गई। तो ये उसने क्या किया, ओमिशन किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ कर ही कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो, आप कभी कभी कोई चीज़ नहीं कर जो आपको करनी चाहिए थी भी आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। तो इस थिंग में हमेशा एक्ट भी आता है, ओमिशन भी आता है, ठीक है। ये दो चीज़ों से ही आपका ये ऑफेंस बनता है, ठीक है। और यही जो ओमिशन है, कि ये जो एक्ट है और जो ओमिशन है, यही जो है वो क्या होता है, जब वो एक्ट और ओमिशन जो आपका भारतीय न्याय संहिता जिसको पनिशेबल बनाता है, ठीक है, कि अगर आपने प्रोहिबिट है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते और आप वो करते हो, ठीक है, और ये संहिता उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या है, ऑफेंस है, ठीक है। तो एक्ट आपको समझ आया कि कोई चीज़ करके, ठीक है, किसी को थप्पड़ मारना है, मार दिया हमने थप्पड़, किसी के घर में घुसना है, हमने घर तोड़ के घुस गया, हाउस ब्रेकिंग करके घुस गया, ठीक है, ट्रेसपास कर लिया, ठीक है। तो करना, ओवर अटैक किया, जिस ओवर अटैक से रिजल्ट आया, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं करना, ओमिशन, ये भी आपका ये चीज़ है, ठीक है। तो एक्ट समझ आया। अब जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो एक्ट के बारे में क्या कहता है, सिंपल सी एक बात कहता है, क्या कहता है, एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट क्या एग्जाम्पल हो सकता है, समझिए। ए है, ए ने बी को छत से धक्का दे दिया, बी की डेथ हो गई, ठीक है, मर्डर कॉज किया, बट छत से धक्का दिया, मर्डर कॉज हो गई। अब ए ने इसकी जगह और क्या क्या चीज़ें की, एक तो ये सिंपल चीज़ हो गई, ये एक्ट हो गया मर्डर करना, ठीक है। अब इसमें सीरीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, कैसे, ए ने पहले बी को मारा, ठीक है, बहुत मारा, फिर उसके दांत तोड़ दिए, ठीक है, फिर उसे धक्का दे दिया, ठीक है, या ए बी के घर में घुसा, उसने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद बी को मारा, बी को मारने के बाद छत पे ले गया, छत पे ले जाके धक्का दे दिया, ठीक है, और फिर वो मर गया। अब इसमें कितनी चीज़ें आ गई, इसमें थेफ्ट भी आ गया आपका, ठीक है, असॉल्ट भी आ गया, फोर्स भी आ गया, और फिर मर्डर आ गया। तो ये कितनी एक्ट, इसमें देखो कितने एक्ट उसने किए, उसने मारा भी, उसने चोरी भी की, उसने धक्का भी दे दिया। तो ये सीरीज बन गई ना, कि एक सिंगल एक्ट नहीं रहा कि सिर्फ मार दिया, ये एक सीरीज बन गई कि भाई ये किया। तो ये जो सीरीज बन रही है ना आपकी कि ये सबको हम क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। तो एक्ट क्या है, एक्ट है तो एक्ट क्या है, एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। समझ आया कि अगर सीरीज भी बन रही है तो भी हम उसको सिर्फ एक्ट ही बोलेंगे, ओके, क्लियर, कुछ नहीं है। 2A क्या है, 1 क्या है आपका, एक्ट है। चलिए 2 क्या, 1 2, अब इसको ऐसे इनने लिख दिया 1 2, फिर ये लिख दिया है, ये शायद आपका नहीं है 2, ठीक है, 2 क्या है, एनिमल। 2 एनिमल कौन होते हैं, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो इंसानों को छोड़कर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एनिमल है। सिंपल, कुछ टेक्निकल नहीं है, इंसानों को छोड़कर जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो क्या हैं, एनिमल हैं। मेरे लिए वो भी एनिमल हैं जो एनिमल क्रुएलिटी करते हैं।
मेरे लिए वो भी है, बट भारतीय न्याय संहिता के लिए नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के लिए वो लोग एनिमल हैं जो जो ह्यूमन बीइंग नहीं है और ह्यूमन बीइंग के अलावा के लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है। तो मेरी वाली डेफिनेशन पे मत जाइए। एनिमल कौन होते हैं? एनिमल वो होते हैं भारतीय संहिता के अकॉर्डिंग जो कि क्या है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? उसके भी मतलब वही है, लेकिन इसे लॉ की नज़र से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। कौन होते हैं चाइल्ड? भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग चाइल्ड वो है जो कि 18 साल से कम है। तो क्या एज ऑफ मेजॉरिटी चाइल्ड के लिए दी गई है आपके भारतीय न्याय संहिता में? 18 साल। इम्पॉर्टेंट है, क्यों? एक बात याद रखो, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, कैसे बनती है? जहाँ पे टाइम हो आपका, प्लेस हो, ठीक है, या एक बताऊंगी मैं आगे जाके, ठीक है। तो जैसे टाइम, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम है ना, एक एज है, ठीक है, 18 ईयर्स। तो ये ध्यान रखो, ये आपके प्री का क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से कि क्या है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग चाइल्ड की एज क्या है। तो आपको याद होना चाहिए 18 साल के नीचे वाले क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। तो कितनी है एज आपकी? 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट काउंटरफिट। काउंटरफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने काउंटरफिट के बारे में पहले भी पढ़ा है, हम लोग आईपीसी में काउंटरफिट ऑफ कॉइन पढ़ते थे, और आपको पता है कि काउंटरफिट वहाँ भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आईपीसी का भी हमारे। अब भारतीय न्याय संहिता क्योंकि हमें पढ़ना है, तो हम भारतीय न्याय संहिता में भी काउंटरफिट को देखेंगे कि क्या है काउंटरफिट, ठीक है। तो काउंटरफिट की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। आप अपनी बेयरक में देखिए, बेयरक ले लीजिए या फिर अभी भी जो नेट पे प्रोवाइडेड है आपका जो ऑफिशियल गैजेट में ऑफिशियल तो या तो आप बेयर एक्ट ले लीजिए या फिर नेट पे आपको ऑफिशियल गैजेट में आपकी अभी बेयर एक्ट जो कि मिनिस्ट्री की थी एज इट इज़ वो मिल जाएगी। तो वो अपने फ़ोन में खोल लीजिए जब ये आप पढ़ रहे हो, ताकि आप मेरे साथ साथ आप देखते चलो, राइट। चलिए तो अब हम काउंटरफिट देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। तो आप अपने में बेयर एक्ट में देखो, नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हो क्या है कि अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफिट वो कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। देखो जब हम कोई भी बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं, बेयर डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। ये लॉ का इंटरप्रेट करने का तरीका होता है। आप लॉ को ना ब्रेक करके इंटरप्रेट करते हो, आप कभी लॉ को एज इट इज़ पूरा एज इट इज़ नहीं उठा लेते हो, वरना आपको मतलब समझ नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको एक बहुत अच्छा इंटरप्रेटर बनना है तो यू शुड ब्रेक योर डेफिनेशन, राइट। तो हम ब्रेक करके चलेंगे। कैसे? क्या कहता है ये? कहता है कि अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफिट who causes one thing to resemble another thing। क्या कह रहा है कि वो पर्सन काउंटरफिट कहलाएगा। वो पर्सन, ठीक है, अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफिट, वो पर्सन काउंटरफिट कहलाएगा। कौन? जो कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, जो किसी एक चीज को किसी अदर चीज की तरह दिखाता है, किसी और चीज की तरह दिखाता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने बिल्ली को शेर की तरह दिखा दिया, ये तो बहुत वैसा एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। इसको ऑफेंस की तरह से समझे तो समझे कि मैं किसी नकली नोट का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगर कोई 500 की नोट है, वो नकली है, पर मैंने एकदम सेम एज इट इज़ कॉपी वॉपी सब कुछ कर दिया है, ठीक है, बट वो असली नहीं है, ठीक है। पता तो चल जाता है डिफरेंस, लेकिन आपने ऐसा कोशिश करा उन नकली नोट को कि वो असली दिख रहे हो, ताकि आप उससे जो भी कर सको, है ना। तो उस नोट को अगर आप 500 के पूरी उसी तरह से रिजेंबल कराते हो, उसी तरह से बनाते हो कि वो आगे जाके लगे कि भाई ये तो असली नोट एकदम असली लग रहा है, बट असली है नहीं, आप दिखा रहे हो, आप रिजेंबल करा रहे हो उसको असली, ठीक है, वो है नहीं असली। तो ये है सही एग्जाम्पल, ठीक है।
तो काउंटरफिट हम उस पर्सन को कहते हैं जो किसी एक चीज़ को ऐसा दिखाता है जो वो नहीं होती, किसी और चीज़ की तरह दिखाता है, ठीक है, किसी और चीज़ की तरह दिखाता है। ये नोट वाला एग्जाम्पल याद रखो। चलिए आगे, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। अब जैसा मैंने कहा तोड़ के पढ़ो, क्या पढ़ना है? पहली चीज़, पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट्स बना लिया करो। जब भी आप ना डेफिनेशन याद करनी हो या किसी सेक्शन के एसेंशियल्स याद करने हो तो आप उसमें अपने माइंड में पॉइंट्स बना लो। ना हो अपनी एक एक्स्ट्रा नोट की कॉपी होती है ना, जो हम जिसमें अपने नोट्स लिखते हैं ताकि हम समझ सकें जब एग्जाम टाइम में पढ़ें या ऐसे, है ना। तो आप उस पर अपने पॉइंट वाइज ना लिखा करो। जैसे अब इसमें से तुम्हारे क्या पहला पॉइंट तुम्हारा क्या बन गया काउंटरफिट का, कि काउंटरफिट कौन होता है? काउंटरफिट इज अ पर्सन, ठीक है, जो एक चीज़ को रिजेंबल कराता है किसी और चीज़ की तरह। अब ये हो गया ये। अब क्यों कराता है? क्यों का सवाल का जवाब देगा तुम्हारा ये अगली लाइन, क्या? इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। इस इंटेंशन से कि वो जो रिजेम्बलेंस है, मतलब वो चीज़ जो किसी और चीज़ की तरह दिख रही है, वो क्या कर सके, उससे धोखा दे सके, किसी को डिसीव कर सके, डिसेप्शन कॉज कर सके, ठीक है। समझो क्या कहा मैंने, कि काउंटरफिट वो पर्सन होता है जो किसी एक चीज को किसी और चीज की तरह रिजेंबल कराता है, उसकी तरह दिखाने की कोशिश करता है। किस इंटेंशन के साथ? ताकि वो रिजेंबलेंस से किसी दूसरे पर्सन को धोखा दे सके। मैं किसी चीज को कोई और क्यों दिखाऊंगी? जाहिर सी बात है तब जब मुझे किसी को धोखा देना होगा, है ना। मैं 500 के नकली नोट क्यों छापूंगी? जब मुझे उस नकली नोट से अपना कोई फायदा दिख रहा होगा, मुझे किसी कुछ खरीदना होगा वो देकर, है ना, ताकि मेरा तो फायदा हो रहा है ना, मैं धोखा ही तो दे रही हूँ। अगर आप किसी को ये बोलकर वो नकली नोट दे रहे हो कि ये असली 500 का नोट है, उसका तो नुकसान हो गया, आपने तो उसे धोखा दे दिया। तो आप किसी धोखा देने के इंटेंशन से जब कोई चीज़ को किसी और चीज़ की तरह दिखाते हो, रिजेंबल करते हो, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हो? आप काउंटर फिट कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डिसेप्शन तक हो गया आगे। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है? वही मतलब है क्या? पहला साथ में करा रही हूँ, आपको याद करा दूंगी आज मैं काउंटरफिट, कि काउंटरफिट क्या करता है? वो पर्सन जो कि किसी एक चीज़ को रिजेंबल कराता है किसी दूसरी चीज़ की तरह, ताकि वो इस इंटेंशन के साथ कि वो किसी पर्सन को याद डिसेप्शन कर सके, ठीक है, उस रिजेंबलेंस से, या फिर वो ये जानता है कि ये जो वो कर रहा है, या फिर वो जानता है, उसकी जानकारी में है कि वो जो ये कर रहा है उससे क्या हो सकता है? किसी को धोखा प्रैक्टिस हो सकता है, डिसेप्शन प्रैक्टिस हो सकता है। क्या? कि धोखा दिया जा रहा हो उस रिजेंबलेंस से, ठीक है। उसको या तो पता होता है कि डिसेप्शन कॉज हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने 500 रुपए का नकली नोट छाप लिया, मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं अगर शॉप पर जाकर ये 500 का नोट दे दूँ तो मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा, बट है तो ये धोखा ही ना, और मुझे ये पता है और उसके बाद भी मैं ये कर रही हूँ, तो वो है काउंटरफिट। समझ में आया? अब एक्सप्लेनेशन से समझेंगे और कि काउंटरफिट क्या है। मेरी जनरल लैंग्वेज में मैंने काउंटरफिट आपको समझा दिया, तोड़ के समझा दिया, पॉइंट वाइज अपने माइंड में जो तोड़ा है उसे जोड़ो पॉइंट वाइज, ओके। चलिए, तो एक्सप्लेनेशन वाइज हम समझते हैं कि क्या कह रहा है हमारा भारतीय न्याय संहिता काउंटरफिट के बारे में, ठीक है। तो पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। क्या कह रहा है? कि पहला एक्सप्लेनेशन, अब काउंटरफिट आपको समझ आ गया है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है ज़रूरत है तो तुम वापस से 2 मिनट पहले जाकर देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने 4 बार बोल दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से बोल दिया। और अगर ये नहीं समझ आए काउंटरफिट तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है काउंटरफिट करने के लिए कि जो आपकी रिजेंबलेंस है
वो क्या हो, जो इमिटेशन है आपकी वो क्या हो, सेम हो। इमिटेशन जब आप किसी नकल करते हो किसी चीज़ की, है ना, कि अगर मान लो तुमने 500 के नोट छापे, असली वाले से नकली वाले की तरह बनाने की कोशिश, नकली वाले को असली वाले की तरह बनाने की कोशिश की, बट वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, हो एग्जैक्ट ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो इमिटेशन है, जो नकल है जो तुम्हारी, वो जो तुम्हारी नकल है, ठीक है, वो सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इमिटेशन होनी चाहिए, बट एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं भी है तो भी वो काउंटरफिट है। अगर आपने इमिटेशन भी कर दिया है इस पर्पस के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि मैं सामने वाले को धोखा दूंगा, तो वो काउंटरफिट के डेफिनेशन में आ रहा है। इट हार्डली मैटर्स कि वो इमिटेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। ओके, एक्सप्लेनेशन 2 पे देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन 2 आपका कहता है, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the persons who causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। ये तो आपका डेफिनेशन ही आ गया, ठीक है। चलो, क्या कहता कि जब एक पर्सन, ठीक है, किसी चीज़ को रिजेंबल कराता है किसी और चीज़ की तरह, ठीक है, और वो रिजेंबलेंस ऐसी होती है, ठीक है, इज सच दैट, ऐसी होती है, अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड, रिजेंबल कराता है किसी और चीज़ की तरह, और वो रिजेंबलेंस ऐसी होती है कि वो किसी पर्सन को धोखा दे सकती है, डिसीव कर सकती है, ठीक है। तो देयर बाय क्या हुआ कि इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा। अच्छा, शैल और मे की इंपॉर्टेंस आपको पता है, मतलब पता है, डिफरेंस पता है। जब कोई चीज़ मे, जब हम वर्ड मे यूज़ करते हैं तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप कोई चीज़ माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम आपने पढ़ा होगा आप एविडेंस में, ठीक है। लेकिन जब शब्द आ जाता है शैल बी, तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। शैल है तो मानो। तो क्या मान रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी एक चीज़ को रिजेंबल कराता है किसी और की चीज़ की तरह, और वो रिजेंबलेंस जो है वो ऐसी है कि वो किसी पर्सन को धोखा दे रही हो, ठीक है, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा, क्या कि ऐसा मान लिया जाएगा अंटिल द कॉन्ट्ररी प्रूव, तब तक मान लिया जाएगा जब तक वो कोई प्रूव नहीं कर देता कि ऐसा नहीं था, है ना, तब तक मान ही लिया जाएगा जब तक सामने वाली पार्टी प्रूव नहीं कर लेती। क्या कि दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग, कि जो पर्सन किसी एक चीज़ को रिजेंबल कराना चाह रहा है किसी और चीज़ की तरह, ठीक है, वो क्या कर रहा है, intended by means that resemblance of practice to deception, और वो क्या कर रहा है, उसकी ये इंटेंशन है कि वो रिजेंबलेंस धोखा देने के लिए कर रहा है। ये हम मान लेंगे, अगर ऐसा है तो हम मान लेंगे कि उसकी इंटेंशन ही है धोखा देना। जब तक वो प्रूव नहीं कर देता सामने वाली पार्टी कि ऐसा नहीं है, तब तक हम मान लेंगे कि उसका धोखा देना ही मकसद है, ठीक है। और न्यू इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयरबाय बी प्रैक्टिस, और या फिर वो ये जानता है कि वो जो ये काम कर रहा है उससे किसी को धोखा हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया, काउंटरफिट समझ आ गया, आई होप आ गया होगा। मेरा गला सूख गया, अगर नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, फिर से देख लो वीडियो, ठीक है। चलो, रिकॉर्डेड वीडियो का फ़ायदा ये है। चलो, कोर्ट, 5th है आपका कोर्ट, ठीक है। कोर्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, ठीक है। अब कोर्ट किससे बनता है,
जज से बनता है। आप सबको पता है कि जो कोर्ट होती है वो जब जो जज की किसी भी कोर्ट होती है हम उसको कोर्ट बोलते हैं ना, तो वहाँ जिन्होंने प्रैक्टिस किया उन्हें पता होगा, या जिन जो कोर्ट से अवेयर हैं कोर्ट के कामों से, ठीक है। बट तो वही है डेफिनेशन क्या कि कोर्ट क्या है, कोर्ट मीन्स अ जज, कोर्ट का मतलब होता है जज, ठीक है। वो जज जो कि अकेले काम करता है, जुडिशली अलोन, ठीक है। वो जज जो एम्पावर्ड है लॉ के तहत, ठीक है, वो जज जो कि एम्पावर्ड है लॉ के तहत, ठीक है, क्या करने, एक्ट जुडिशली अलोन, अकेले जुडिशली काम करने के लिए, ठीक है। मतलब एक अकेला जज भी, अगर मैं एक सिंगल जज हूँ जो फैमिली कोर्ट में बैठती हूँ, तो मैं अलोन, मेरा मतलब मैं ही सिर्फ बैठ रही हूँ, ठीक है, तो मैं अकेले भी कर रही हूँ तो कोर्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे 4 जजेस मेरे साथ बेंच बनेगी, बैठेंगे तो ही वो कोर्ट होगा, नहीं। अगर मैं अकेली भी किसी कोर्ट में बैठी हूँ और कोई मैटर डील कर रही हूँ, फैमिली कोर्ट या कोई भी मैटर, तो मैं अकेली भी कोर्ट कहलाऊंगी, ठीक है। एक अकेला जज भी कोर्ट ही कहलाता है, तो इसका मतलब ये है। और अब बॉडी ऑफ जजेस, ये क्या हो गया, ये आपकी बेंचेस की बात हो रही है, डीबी हो गया आपका, है ना, या और बेंचेस हो गए। तो अकेले अगर आप हो जज और लॉ के तहत काम कर रहे हो तो भी आप कोर्ट हो, अकेला जज भी, एक अकेला जज भी कोर्ट है। और बॉडी ऑफ जजेस, यहाँ पे आपकी बेंचेस की बात हो गई, ये भी क्या है, कोर्ट है, ठीक है। एम्पावर्ड बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है, और जुडिशियल एज अ बॉडी, ठीक है। एम्पावर्ड बाय लॉ ही है, मतलब लॉ उसे ये कानून उसे ये अधिकार दे रहा हो जज की तरह एक्ट करने का। कोई भी जज तो नहीं बन सकता ना, कानून ही उसे ये अधिकार देता है कि वो जज की तरह एक्ट करे। तो अगर कोई पर्सन जो कि अकेला जज है या बेंचेस है, उसकी बॉडी है जजेस की, 3 जजेस, 2 जजेस, ठीक है, तो भी ठीक है, और लॉ उसको एम्पावर करता है, जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है, और जुडिशियली एक्ट कर रहे हो, एविडेंस ले रहे हो, ठीक है, या जो भी जज करता है, ठीक है, तो वो क्या है, कोर्ट है।